तो पिछले क्लास में जब हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में बात किया था तो आपको याद होगा कि जो यूनिट सेल होता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है। एक क्या था बेटा, सरल घन्य संरचना जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल कहते थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये कहलाता है। उसके बाद एक था फलक केंद्रीय घन्य संरचना जिसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते थे, और एक था अंतः केंद्रीय घन्य संरचना जिसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते थे। याद रखना इनका जो शॉर्ट जो एब्रिवेशन होता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसे हम लोग SCC से दर्शाते हैं, फेस सेंटर वाले को, फलक केंद्रीय वाले को FCC से, और जो अंतः केंद्रीय वाले हैं उसको हम लोग BCC से दर्शाते हैं। कुछ बातें और याद दिला दूं कि SCC में कुल परमाणुओं की जो संख्या थी वो कितना था बेटा, 1/8 × 8 दैट इज 1। जो फलक केंद्र था इसमें कुल अणुओं की संख्या कितनी थी, तो ये था 1/8 × 8 दैट इज 1, और था 1/2 × 6 दैट इज 3, तो टोटल हो गया था ये हमारा 4। तो 4 जो पार्टिकल थे वो थे। इसके बाद BCC में कुल अणुओं की संख्या कितनी थी, तो ये थी 1/8 × 8, 1 + 1 जो घन के केंद्र में रहता है उसको हम 1 लेकर के चलते हैं, तो कुल यहाँ पर कणों की संख्या कितनी थी, 2। तो पिछले क्लास में हमने सिर्फ ये देखा था कि किसी भी जो घन संरचना है किसी भी क्यूबिक सेल में कितने कितने परमाणु जो है वो पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, और मैंने आपसे कहा था कि वो क्वेश्चंस बना के देखिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो क्वेश्चंस एक बार मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूं। ये देखिए, तो ये है वो सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया था और कहा था एक बार इसको बना के देखिएगा। तो एक काम कीजिए, इसको एक बार और ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा या नहीं बना था। एक बार बताएंगे बेटा, देख लो अच्छे से इसको। ओके, छोटी सी कुछ परेशानी आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। हाँ बेटा, तो ये आपने सबने बना लिया। अच्छा बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो था वो मुझे आपको बताना है। देखिए आपके मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, लगभग लोग जो हैं सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, पर ज़्यादातर लोग मुझे लिख करके भेज रहे हैं तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। कुछ लोग मुझे लिख करके भेज रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में आपको डाउट है। चलिए ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन है ना बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो दोनों, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है या इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन से नीचे वाले 2, ये एक बार मैं आपको समझा देता हूं कैसे बनेगा। मैं चाहता हूं कि ये 2 क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे, उससे पहले इन दोनों क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ अपने तरफ से एग्जाम्पल देना चाहता हूं। उस एग्जाम्पल को समझ लो, उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है वो तो फिर बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको बना के दिखाता हूं। सुनना, अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछ दिया कि सपोज आपके पास कोई ठोस है, आपके पास कोई ठोस है जिसके अंदर 200 अणु हैं या परमाणु हैं, जिसके अंदर 200 परमाणु हैं या एटम्स हैं। गौर सुनेगा, किसी ने क्वेश्चन में पूछ दिया कि हमारे पास एक ठोस है जिसमें 200 परमाणु हैं यानी कि एटम्स हैं, तो आपको यह बताना है कि इस ठोस के अंदर कुल यूनिट सेल कितने होंगे। ध्यान सुनिए, तो क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला मैंने कि अगर आपके सामने एक ठोस आ जाए जिसमें 200 परमाणु हैं, 200 एटम हैं, तो बताइए उसमें कुल यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी। और आपको वहां पर दिया हुआ है कि आपका जो ठोस है वो FCC तरीके से
क्रिस्टलाइज है, क्रिस्टलीकरण हुआ है, उस ठोस में FCC क्रिस्टलीकरण हुआ है। तो अब आपको यह बताना है कि इस ठोस में कितने यूनिट सेल पाए जाएंगे। तो अब तुम मुझको ये बताओ कि अगर आपके सामने FCC आ जाए, गौर सुना बेटा, अगर आपके सामने FCC आ जाए तो FCC में कुल परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या कितनी होती है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि FCC में कुल परमाणुओं की जो संख्या है वो कितना होता है बेटा, 4। तो मुझे आप ये बताओ, FCC का एक यूनिट इकाई सेल के अंदर 4 जो है अणु होते हैं। फिर रिपीट करता हूं, FCC के एक यूनिट सेल या इकाई सेल के अंदर 4 अणु या 4 परमाणु होते हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मिनट, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब तुम मुझे बताओ कि FCC में एक जो यूनिट सेल होता है, इकाई सेल होता है, उसमें 4 कण होते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि 4 एटम मिलके बनाते हैं एक इकाई सेल, यानी कि एक यूनिट सेल बनाते हैं। FCC में 4 एटम मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। तो बेटा एक परमाणु कितना यूनिट सेल बनाएगा, 1/4 यूनिट सेल बनाएगा। तो फिर कितना बोला है मैंने, 200। तो फिर 200 परमाणु यानी कि 200 एटम मिलके कितने यूनिट सेल बनाएंगे। ये होगा बेटा 1/4 इंटू 200 यूनिट सेल। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैंने क्वेश्चन में आपसे यह पूछा था कि अगर किसी ठोस में 200 परमाणु पाए जा रहे हैं तो 200 परमाणु मिलके कितने यूनिट सेल बनाएंगे, कितने इकाई सेल बनाएंगे, यदि वो FCC तरीके से क्रिस्टलीकरण हुए हो या क्रिस्टलाइज हो। तो आपने कहा कि FCC के अंदर, FCC में 4 एटम मिलके एक इकाई सेल बनाते हैं। तो 200 एटम मिलके कितने इकाई सेल बनाएंगे। तो ये जो प्रश्न है इसे नोट कर लीजिए, इसी पर आधारित है। वो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था ना कुछ देर पहले, वो इसी पर आधारित है। तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लो प्लीज। ओके, दरअसल आपका जो चैट मुझे दिख रहा है ना, वो किसी वजह से बार बार डिसअपियर हो जा रहा था। आपके जो लाइव चैट है वो एक्चुअली गायब हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। चलो ठीक है, तो बेटा ये बन गया, सबसे बन जाएगा ये। आगे बताऊं, ठीक। चलो इसी प्रकार का एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, जरा गौर से सुनना बेटा। इसी प्रकार का चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखो, मान लो किसी ने हमसे पूछा, ध्यान देना, एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं। इस बार मैंने आपसे एक प्रश्न में यह पूछा कि मान लो आपके पास 5 ग्राम सोडियम का ठोस है, 5 ग्राम सोडियम का ठोस है। ध्यान सुनो बेटा, 5 ग्राम सोडियम का ठोस है। तो आपको बताना है कि यदि सोडियम FCC क्रिस्टलाइज होगा, यदि सोडियम FCC तरीके से क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टलीकरण उसका हुआ होगा, तो बताइए सोडियम के अंदर कितने इकाई सेल होंगे, कितने यूनिट सेल होंगे। प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आपको मैं 5 ग्राम सोडियम दे दूं और अगर सोडियम FCC तरीके से क्रिस्टलाइज है, तो बताओ सोडियम में कितने इकाई सेल पाए जाएंगे। और आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि सोडियम का जो अणु भार है वो 23 ग्राम प्रति मोल है। सोडियम का जो अणु भार है, ये आपको पता ही होगा, सोडियम का जो अणु भार है वो 23 ग्राम होता है। तो चलिए अब इस प्रश्न को किस तरीके से बनाया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 5 ग्राम सोडियम के अंदर कितने सारे इकाई सेल होंगे, कितने सारे यूनिट सेल होंगे। तो अब तुम मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सोडियम का तो अणु भार मैंने लिख ही दिया है। एक दूसरा एग्जांपल पूछता हूं, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है।
भार कितना होता है। सोडियम के कार्बन के एक परमाणु का, एक एटम का वेट कितना होगा, बताएंगे प्लीज। कार्बन के एक एटम का वेट कितना होगा। अखंड भारत 12, तेजपाल 12, अंजलि 12, सोनल 12, सबने आंसर दिया बेटा 12। ओके, ध्यान सुनो, मैंने आपसे पूछा कार्बन के एक एटम का वेट कितना होगा। कार्बन के एक एटम का वेट कितना होगा। तुमने लिखा है 12 ग्राम, ये आंसर सही नहीं है। कार्बन के एक एटम का वेट 12 ग्राम नहीं होता। आपने क्लास 11th चैप्टर में, क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर था, क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर था, मोल वाला जो चैप्टर था, उसमें मोल के सिद्धांत में आपको कुछ चीजें पढ़ाई गई हैं। चलिए अब मैं आपको याद दिलाता हूं, गौर सुनना। मैंने आपसे पूछा कि कार्बन के एक एटम का वेट कितना होगा। तुमने लिखा है 12 ग्राम। तुम खुद सोचो, कार्बन का एक एटम जो दिखता भी नहीं है, उसका वजन 12 ग्राम होगा क्या है जी। कार्बन का एक एटम, एक छोटा सा एटम जो दिखता भी नहीं है, वो 12 ग्राम नहीं हो सकता। तो क्या समझे, आपको एक एटम से बात नहीं बनेगी, आपको ना बहुत सारा कार्बन का एटम लाना होगा। जब आप बहुत सारा कार्बन का एटम ले आओगे, उसको जमा करोगे, तब जाके उसका वेट होगा 12 ग्राम। तो कार्बन के एक एटम के वेट 12 ग्राम नहीं होता, आपको बहुत सारा कार्बन का एटम लाना होगा, तब जाके उसका जो वेट है वो 12 ग्राम होगा। तो प्रश्न है कितना सारा एटम लेके आऊं। तो बेटा आप जब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन का एटम लाओगे, कार्बन का अगर एटम लाओगे, तब जाके होगा 12 ग्राम। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा मोल। इसे क्या बोलते हैं, एक मोल। तो याद रखना, कोई भी आपसे पूछे कार्बन के कितने सारे एटम का वेट 12 ग्राम होता है, तो एक एटम का वेट 12 ग्राम होता है मत बोल देना, आप बोलना 6.022 10⁻23 कार्बन के एटम का वजन होता है 12 ग्राम। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे यह पूछूं कि सोडियम का आणविक द्रव्यमान 23 ग्राम है, तो इसका यह मतलब थोड़ी कि एक सोडियम का वेट 23 ग्राम होगा। तो उसका मतलब क्या है बेटा, तो उसका मतलब यह है कि 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के जो परमाणु होंगे, जो एटम होंगे, उसका वजन होता है 23 ग्राम। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 23 ग्राम सोडियम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि 23 ग्राम सोडियम के अंदर इतने एटम होते हैं, 23 ग्राम सोडियम के अंदर इतने एटम होते हैं। तो बेटा 23 ग्राम के अंदर अगर इतने एटम होते हैं, तो 5 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो फिर 5 ग्राम सोडियम के अंदर कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5/23 एटम्स होंगे। तो ये देखिए आपने ये पता लगा लिया, आपने यहां पर ये पता लगा लिया कि 5 ग्राम सोडियम में कितने सारे परमाणु होते हैं, कितने सारे एटम होते हैं। पर आपने ये क्यों निकाला, मैं आपको दिखाता हूं। हमारा प्रश्न क्या था कि 5 ग्राम के अंदर कितने सारे इकाई सेल होंगे। तो पहले मैंने क्या निकाल लिया, 5 ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे। मैंने पहले क्या निकाल लिया, 5 ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे, और अब आपको एटम मालूम चल गया, तो इतने एटम से कितना इकाई सेल बनेगा, अब ये पता लगाएंगे। इतने एटम से कितना इकाई सेल बनेगा वो देखते हैं। तो बेटा फिर यहां एफसीसी लिखा हुआ है, तो आपको तो पता है कि एफसीसी में जो 4 एटम होते हैं वो मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। तो एक एटम मिलके कितना यूनिट सेल बनाएंगे बेटा, 1/4 यूनिट सेल बनाता है। तो फिर इतने एटम मिलके कितने यूनिट सेल बनाएंगे, तो बेटा 6.022 इंटू 10⁻23
इंटू 5 डिवाइडेड बाई 23 एटम मिल के कितने यूनिट सेल बनाएंगे? तो 6.022 इंटू 10^23 इंटू 5/23 1/4 इतने सारे इकाई सेल बनेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था? तो क्वेश्चन में क्या था कि 5 ग्राम में, प्रश्न यह था कि 5 ग्राम में कितने इकाई सेल बनेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, 5 ग्राम में कितने परमाणु हैं वो निकाल लिया, फिर उतने परमाणु में फिर उतने परमाणु में कितने इकाई सेल होंगे मैंने वो निकाल लिया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो प्लीज इसे कॉपी कर लेंगे बेटा। ये एग्जांपल मैंने एक अपने तरफ से बताया है। किसकी इकाई जानना है आपको अनिकेत? क्या सबने कॉपी कर लिया? ओके, चलो तो अब एक काम करते हैं। वो जो प्रश्न आपको दिए गए थे जरा उस पर वापस आते हैं बेटा। तो वो जो प्रश्न आपको दिए गए थे जरा उस पर वापस आइए। तो ये देखिए, ये कुछ प्रश्न जो है मैंने पिछले क्लास में आपको दिया था और मैंने आपसे कहा था कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे बनेगा उसको बनाइएगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन तो आपने बहुत आसानी से बना लिए होंगे। इन 2 क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो उसको देख लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जरा एक बार कोशिश कीजिए इसको बनाने का। अभी जो मैंने बताया था ना जो तरीका, उसी तरीके से इसको बनाएंगे। आप भी बनाइए, मैं भी साथ में बनाता हूं, फिर लास्ट में मिला के देख लेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल दिया था। मोहम्मद साजिद, बेटा आपने पहले के क्लासेस अटेंड किए हैं ना? देखिए भाई, आपको शुरू से क्लास अटेंड करने होंगे, तभी चीज़ें ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई क्लास बीच का आपका छूट जाए तो चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत तो होगी बेटा, है ना? ये प्रश्न बन जाएगा। ये सेम वैसी क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपके डेली क्लास नहीं चलती क्या? थोड़ा सा क्लासेस के बारे में ना मैं बता देता हूँ। अभी लगातार मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके कमेंट पढ़े हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप थोड़ा कंफ्यूज हैं या आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। तो बस 2 मिनट में आपको बता देता हूँ क्लासेस के बारे में कि मेरे जो क्लासेस हैं ये फिक्स है बेटा। मेरे जो क्लास रहेंगे ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेंगी। मेरे क्लासेस सिर्फ 3 दिन रहेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर ऐसे में तो हमारा जो सिलेबस है वो 2025 में ख़त्म होगा। तो अब चिंता ना करें, आपका सिलेबस जो है एकदम निर्धारित समय पे समाप्त हो जाएगा। फिर भी मैंने आपके कमेंट को पढ़ते हुए एक छोटा सा हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि इस चैप्टर के बाद आपके क्लासेस जो हैं वो 1.5 घंटे की होंगी। अभी क्लास जो है वो 1 घंटे का चल रहा है, पर इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, वहां से मैं क्लासेस को 1.5 घंटे का रखूंगा ताकि आपके मन में कोई दुविधा ना हो। और सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा इसकी आप चिंता मत कीजिए बेटा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे को हमने बीच में छोड़ दिया हो। तो ठीक है, मेरे क्लासेस हफ्ते में 3 दिन रहते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और इस चैप्टर के बाद चलिए, आपने मैसेज किया है, आप लोगों ने गुजारिश की है, उस आधार पे मैं कह देता हूं कि इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग 1.5 घंटे की क्लास लगा देंगे। ठीक है, और क्लास जो है बहुत आसानी से खत्म, सिलेबस जो है आसानी से खत्म हो जाएगा, चिंता ना करें। चलो वापस आते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा बेटा।
तो आगे बताऊं मैं, आगे बताऊं बेटा मैं, नोट्स। हाँ राहुल बेटा, इस चैप्टर के खत्म होते होते आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर के खत्म होते होते आपको नोट्स जो है बिल्कुल मिल जाएगा, चिंता ना करें आप उसकी। हाँ, तो ये क्वेश्चन बन गया, तो ये आंसर इसमें दिया हुआ है, एक बार कंफर्म करेंगे आपका भी आंसर ऐसे ही आ रहा है ना। तुषार, अभी इस चैप्टर के और भी क्लासेस है बेटा, अभी तो शुरू हुआ है। देखिए मेरा कहना यह है कि आप चीज़ों को इत्मीनान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, भले ही क्लास अल्टरनेट डेज में हो रहा है, रोज नहीं हो रहा, पर चिंता मत कीजिए, सिलेबस आपका हो जाएगा। चलो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो जैसे मैंने अभी बताया था सेम वैसे ही बनेगा, और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी, और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी जो पोटेशियम वाला है ये भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है। उम्मीद करता हूं आप ये बना लेंगे। एफसीसी क्या होगा बेटा? एफसीसी मतलब फलक केंद्रीय, फलक केंद्रीय घन्य संरचना, ये हम पढ़े हैं, आपको सारे क्लास अटेंड करने होंगे बेटा, तभी तो समझ में आएगा। ये देखो एफसीसी मतलब होता है फलक केंद्रीय, वो प्रश्न में लिखा हुआ आएगा, प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि आपका जो ठोस है वो एससीसी है कि एफसीसी है कि बीसीसी है। तो जब भी एफसीसी लिखा हुआ आएगा तो हम कणों की संख्या कितना ले लेते हैं? 4। बीसीसी लिखा हुआ आएगा तो कणों की संख्या 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्यूबिक सेल होते हैं इसके अंदर के जो प्रश्न हैं वो बन जाएंगे। अब वापस आते हैं, अब आज के क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी, ध्यान सुनेंगे। तो आज के क्लास में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, और थ्योरी भी आता है बोर्ड एग्जाम में। अब वापस आते हैं बेटा, डेंसिटी का मतलब क्या है, और यहां पर मुझे डेंसिटी जैसा कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इस चैप्टर में डेंसिटी मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, भूलेंगे नहीं। आप ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं बेटा, आप ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, और ठोस अपने भारी घनत्व के कारण जाना जाता है। भाई ये जो टॉपिक है घनत्व, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबको पता है बेटा कि गैस के जो परमाणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड के परमाणु थोड़े पास होते हैं, और जो ठोस होते हैं उसके जो परमाणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े होते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये परमाणु अगर एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली जुड़े होंगे तो इनका घनत्व, इनका जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होगा, डेंसिटी बहुत हाई होगा। तो बेटा हम इस चैप्टर में घनत्व नाम का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो ठोस होता है, ठोस वो अपने भारी घनत्व के कारण जाना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है ये टॉपिक तो मुझे इस चैप्टर में पढ़ना ही था। तो अब मुझे किसी ठोस का घनत्व कैसे निकालना है? तो बेटा आप तो जानते ही हैं कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? इकाई सेल होते हैं। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि भाई किसी भी ठोस के अंदर बहुत सारे इकाई सेल होते हैं। ये देखो ऐसे बहुत सारे इकाई सेल होते हैं। आपने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि एक ठोस के अंदर ऐसे बहुत सारे इकाई सेल होते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि एक इकाई सेल का घनत्व कितना है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि पूरे ठोस का घनत्व कितना है। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी इकाई सेल का घनत्व ज्यादा होगा तो पूरे ठोस का घनत्व ज्यादा होगा। तो अगर आप किसी ठोस का, किसी सॉलिड का डेंसिटी पता करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक यूनिट सेल का डेंसिटी पता करना पड़ेगा। और अगर आपने कह दिया कि इस ठोस के अंदर जो इकाई सेल है उसका डेंसिटी बहुत हाई है, तो कह देना पूरे सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होगा। तो सिंपल सी बात है, किसी ठोस का घनत्व पता करने से पहले आप पहले किसी इकाई सेल का घनत्व पता कर लो, फिर अपने आप आपको पूरे ठोस का जो घनत्व है वो मालूम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी ठोस का जो ठोस के अंदर जो इकाई सेल होते हैं उनका घनत्व कैसे निकाला जाता है। ध्यान सुनेंगे बेटा, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किसी भी ठोस के अंदर जो इकाई सेल होते हैं उनका घनत्व कैसे निकालते हैं। ओके, एक मिनट।
हाँ, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी इकाई सेल का कैसे निकालते हैं बेटा घनत्व। गौर से सुनिएगा। तो अब ये बताओ, आपको किसी इकाई सेल का घनत्व निकालना है, तो बेटा मैंने क्या किया, मेरे पास तो कई प्रकार के इकाई सेल हैं, रघु थोड़ा ध्यान दो बेटा। हां, तो कई प्रकार के इकाई सेल हैं। क्या? सिंपल वाला, फेस सेंटर वाला, बॉडी सेंटर वाला, है ना। एक क्या था? सरल घन इकाई सेल, दूसरा फलक केंद्रीय इकाई सेल, तीसरा अंतः केंद्रीय इकाई सेल। तो बेटा हम एक काम करते हैं, एक इकाई सेल का घनत्व निकालने के लिए हम ना सिंपल वाला यानी कि सरल यूनिट सेल को ले लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहां पर एक यूनिट सेल ले लिया, और अब मैं इस यूनिट सेल का घनत्व आपको निकाल के दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बेटा, घनत्व का क्या सूत्र होता है? डेंसिटी कैसे निकालते हैं? है जी। तो अगर आपको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। ये बात तो सबको पता है। किसी भी चीज का जब डेंसिटी हम निकालते हैं, तो डेंसिटी निकालने का तरीका है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। पर क्वेश्चन है किसका डेंसिटी आप निकाल रहे हैं? प्रश्न है कि आप आखिर किसका डेंसिटी निकाल रहे हैं? आप डेंसिटी निकाल रहे हैं यूनिट सेल का, इकाई सेल का। तो बेटा द्रव्यमान भी किसका चाहिए होगा आपको? यूनिट सेल का। और आयतन भी किसका चाहिए होगा आपको? यूनिट सेल का। तो अगर आपको यह पता चल जाए कि किसी भी इकाई सेल का द्रव्यमान कितना है, किसी भी इकाई सेल का आयतन कितना है, तो आप बहुत आसानी से उसका घनत्व निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालूं घनत्व? यहां देखना। तो यह एक यूनिट सेल है जिसमें मान लो यहां पर कण रखे हुए हैं कोनों पर। अब चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। इस घन सेल का पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। तो बेटा ये बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी कि अगर मुझे आयतन यहां पर निकालना है, तो अब मुझे ये बताइए, आप लोग एक बात मुझे बताओ, ये जो किनारा है इसे आप क्या बोलते हैं बेटा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और आपको मैं बता दूं कि ये जो किनारा होता है ना, इन किनारों को एज भी कहते हैं। एज, इन किनारों को एज कहा जाता है और इसको ना ए से दर्शाते हैं। इन किनारों को ए से दर्शाते हैं। तो बेटा ये बताओ, आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का जो गुणांक होता है यही तो आयतन होता है। और आप कह रहे हैं कि लंबाई को भी आप ए कहेंगे, चौड़ाई को भी आप ए कहेंगे यानी कि एज कहेंगे, और ऊंचाई को भी अगर आप ए कहेंगे, तो बेटा आयतन कितना हो जाएगा जी? आयतन हो जाएगा आपका ए क्यूब। तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि इस सरल यूनिट सेल का कितना आयतन होगा। तो हमको आयतन मिल गया। अब देखते हैं द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। हम इस इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो बेटा बहुत सिंपल है, सुनना, बहुत सिंपल है। अगर आप इस इकाई सेल का द्रव्यमान निकालना चाहते हो, ध्यान सुनेंगे, अगर आप द्रव्यमान निकालना चाहते हो, एक मिनट, द्रव्यमान निकालना चाहते हो, अच्छा मुझे बताओ, द्रव्यमान मतलब कि मास यानी कि वेट। आप मुझे बताओ, इस पूरे इकाई सेल का कैसे निकालेंगे आप द्रव्यमान? इस पूरे इकाई सेल का आप मास यानी कि वेट कैसे निकालोगे? तो बेटा बहुत सिंपल है। अगर आपको यह पता चल जाए कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, अगर आपको यह पता चल जाए एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, और यह पता चल जाए कि कुल परमाणु कितने हैं, तो आपके सामने टोटल द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। अगर आपको इस यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे? अगर आपको एक परमाणु का द्रव्यमान पता है और अगर आपको
टोटल कितने परमाणु हैं ये पता है तो फिर अपने आप आपको इस इकाई सेल का द्रव्यमान जो है वो मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा? तो ये बताओ आप कैसे निकालेंगे यहां पर इस इकाई सेल का द्रव्यमान? तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए एक परमाणु का द्रव्यमान गुणा कुल परमाणुओं की संख्या। अगर आपको इस इकाई सेल का द्रव्यमान निकालना है तो आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। एक कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है और दूसरा कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, अभी मैंने आपको बताया था। ये बताओ कि 6.022 इंटू 10⁻23 जब इतना सारा तुमने सोडियम लिया था तब जाके उसका द्रव्यमान था 23 ग्राम। तो बेटा एक सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 23 बटे 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपने एक एटम का इस प्रकार से द्रव्यमान निकाला। तो गौर सुनना, कोई आपसे पूछता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे अणुभार। ये क्या है बेटा? अणुभार है नहीं ये? तो अणुभार बटे इसको क्या बोलते हैं? ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा है इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं जी एवोगैड्रो संख्या। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रो संख्या। तो बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? अणुभार बटे एवोगैड्रो संख्या। कैसे निकालते हैं? अणुभार बटे एवोगैड्रो संख्या। ये तो आपको पहले से पता है। चलिए वो वापस आते हैं। तो अभी मैं आपसे यह पूछा था कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो वो है बेटा अणुभार बटे एवोगैड्रो संख्या। तो यह है एक परमाणु के द्रव्यमान निकालने का तरीका। तो अगर मैं इसको यहां पुटअप कर दूं, इसके मान को अगर यहां पुटअप कर दूं तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो फिर मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? ये देखिए, तो फिर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक परमाणु की संख्या कितनी है? क्या है? अणुभार बटे एक मिनट, ओहो, हाँ, तो कैसे निकालेंगे बेटा? ये निकालेंगे अणुभार बटे एवोगैड्रो संख्या गुणा, इधर क्या लिखा है बेटा? कुल परमाणुओं की संख्या। तो लीजिए हमको यहां पर घनत्व निकालना था और घनत्व निकालने के लिए हमको द्रव्यमान चाहिए था और आयतन चाहिए था। तो बेटा हमने यहां पर आयतन निकाल लिया है और यहां पर द्रव्यमान भी निकाल लिया है। तो चलिए इनके मान को अगर वहां पुटअप करें, अगर इनके मान को हम वहां पुटअप करें तो नतीजा क्या होगा? तो चलो देखते हैं। डेंसिटी निकलने वाला है, जल्दी बताइए। द्रव्यमान का मैंने क्या फॉर्मूला यहां पर लिखा है? तो बेटा द्रव्यमान का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहां पर अणुभार बटे एवोगैड्रो संख्या। क्या लिखा है यहां पर बेटा? कुल परमाणुओं की संख्या, कुल
परमाणुओं की संख्या, और नीचे में क्या लिखा हुआ बेटा, आयतन। आयतन। तो बस समझ लो ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला किसी भी इकाई सेल का घनत्व निकालने का। ये है फॉर्मूला किसी भी इकाई सेल का घनत्व निकालने का। तो बस मैंने क्या किया, मैंने यहां पर दो चीजें की हैं बेटा। घनत्व निकालने का तरीका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो मैंने यहां पर आयतन बता दिया आपको, आयतन कितना है a क्यूब, आयतन कितना है a क्यूब, और द्रव्यमान कितना होता है वो भी मैंने बता दिया। इसको बस मैंने यहां पुट अप किया और डेंसिटी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। इस फॉर्मूला को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले कॉपी कीजिए इसको, ध्यान से कॉपी करेंगे। कॉपी करिए बेटा इसको। स्क्रीनशॉट जिंदाबाद, सही बात है, सही बात है। तो एक काम करते हैं, ये जो कुछ भी मैंने लिखा है थोड़ा सरल कर दूं। ये जो घनत्व का जो सूत्र है थोड़ा सरल तरीके से आपके सामने एक बार और लिख देता हूं बेटा। एक बार मैं क्लियर आपको लिख देता हूं। यहां देखना, मैंने आपसे क्या पूछा था कि डेंसिटी, एक मिनट, मैंने आपसे पूछा था कि डेंसिटी यानी कि घनत्व आपको किसका निकालना है, यूनिट सेल का। तो इसे क्या सूत्र बना बेटा, तो इसका सूत्र बना अणुभार गुणा कुल परमाणुओं की संख्या बटे आयतन गुणा एवोगैड्रो संख्या। और इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं बेटा, अणुभार को m से दर्शाते हैं, कुल परमाणुओं की संख्या को z से दर्शाते हैं, आयतन को a क्यूब से दर्शाते हैं, और एवोगैड्रो संख्या को n नॉट से दर्शाया जाता है। तो यह है, मान लीजिए किसी भी इकाई सेल का घनत्व निकालने का फॉर्मूला। ये देखिए ये फॉर्मूला यहां पर बनेगा, तो इसको एक बार लिख लो बेटा। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला जो है आपको यूज करना है, लिख लेंगे। लेकिन अब होता क्या है, ये तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी भी इकाई सेल का घनत्व बताओ, किसी भी इकाई सेल का घनत्व निकाल के बताओ, तो आप इसको बस जो कुछ मैंने बताया है उसको आप लिख दीजिएगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा, तो फिर उस केस में देखिए होता क्या है, सिंपल थ्योरी पढ़ने से न्यूमेरिकल पूरा नहीं बनता। गौर सुनेगा, पूरा थ्योरी पढ़ लेने से आप न्यूमेरिकल पूरी तरीके से नहीं बना पाओगे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ और भी कुछ छोटी मोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूं, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में जो m है बेटा वो एटॉमिक मास है। जरा z के बारे में जान लेते हैं, तो मैंने पूछा z क्या है, तो z है कुल परमाणुओं की संख्या। तो आपको पता है कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो z का मान 1 होगा अगर सरल घन सेल होगा, तो z का मान 2 होगा अगर अंतः केंद्रीय यानी कि BCC स्ट्रक्चर होगा, तो और z का मान 4 होगा अगर फलक केंद्रीय यानी कि FCC ठोस होगा। तो जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो प्रश्न में लिखा हुआ आएगा कि आपका जो ठोस है वो सरल घन संरचना वाला है, कि फलक केंद्रीय संरचना वाला है, कि अंतः केंद्रीय संरचना वाला है। तो प्रश्न में लिखा हुआ आएगा, तो उसके आधार पर z का मान आपको लेना है, अच्छा, अब यहां पर n नॉट क्या है,
तो बेटा n नॉट एवोगैड्रो संख्या है, जिसको क्या लिखते हैं हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 6.022 लिखने से जो कैलकुलेशन है, जो गणना आप करते हैं, वो थोड़ा कठिन हो जाता है। मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं, जब भी आप एग्जाम में 6.022 लिखते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आप चाहो तो एग्जाम में आप सिर्फ इसको ना 6 इंटू 10⁻23 लेके भी हल कर सकते हो। याद रखना, लिखना 6.022 ही, लिखने का काम जब करोगे तो लिखते समय 6.022 लिखना, पर जब गणना करो, जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करते वक्त आप 6 लेके बनाना, आंसर लगभग उतना ही आता है। आंसर जो है वो लगभग उतना ही आता है। अब आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि 6.022 लेके आप हल कर सकते हो तो अच्छी बात है बेटा, पर कई बच्चों को थोड़ी कैलकुलेशन में परेशानी होती है, मुझे पता है। खास करके जो बायो वाले बच्चे होते हैं ना, उनको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो चाहें तो 6 लेके आप हल करना, आंसर लगभग उतना ही आएगा, ठीक है। पर लिखेंगे यही, बस हल करते हो तो 6 लेके बनाएंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये जो a क्यूब है, जरा इसके बारे में जान लो। सबसे इंपॉर्टेंट a, बेटा a किसको बोलते हैं? a किसको बोलते हैं? a मतलब होता है एज, एज मतलब किनारा, किनारा या किनारे की दूरी, या किनारे की दूरी। अब ये क्या चीज है? तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के बताया था ना बेटा। तो जब भी आपको a का मान, जब भी आपको a का मान दिया रहेगा तो समझ जाना आपको क्या दिया है, आपको एक कण से दूसरे कण तक की दूरी दी हुई है। जब भी किसी प्रश्न में आपको a का मान दिया रहेगा तो समझ जाना आपको एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ठीक है, तो a का मतलब होता है, ये जो a लिखा है ना यहां पर a, इसका मतलब होता है बेटा एज, जिसको हम लोग बोलते हैं किनारा, ठीक है। तो अब अच्छा सॉरी, किनारे की दूरी नहीं, किनारे की लंबाई होगी, सॉरी, किनारे की लंबाई होगी, वो किनारे की लंबाई होगी, दूरी नहीं होगी। हाँ, अब वापस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है, आपके बुक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, आपके बुक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें a का जो मान है वो पिकोमीटर में दिया रहता है। a का जो मान है वो पिकोमीटर में दिया रहता है। अब परेशानी क्या होगी? अब परेशानी क्या होगी? जब आप घनत्व निकालेंगे, जब आप घनत्व निकालेंगे तो बेटा a का मान आप पिकोमीटर में लेंगे। अगर a का मान आप पिकोमीटर में लेंगे तो ऐसे में घनत्व का इकाई क्या बन जाएगा? अच्छा, घनत्व का इकाई क्या होता है बेटा? घनत्व का इकाई होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी इकाई है। ये घनत्व की इकाई है। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि घनत्व की इकाई होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे प्रश्न में, आप बुक खोल के देखो, जितने प्रश्न आपके बुक में दिए हैं, हर बार a का जो मान है वो पिकोमीटर में दिया रहता है। a का जो मान है वो पिकोमीटर में दिया रहता है, पर आपको किस में लाना है? सेंटीमीटर में। आपको किस में लाना है? सेंटीमीटर में। तो आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाओगे बेटा? पिकोमीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाओगे? हां, तो यहां सुनना बेटा, मैं कुछ कन्वर्जन आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कि 1 पिकोमीटर 10 के घन में होता है 10⁻10 सेंटीमीटर के बराबर। 1 आंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल बना पाओगे। तो एक काम करो, पहले आप इसको लिख लो, फिर बताता हूं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। लिखो बेटा। अंकित पटेल, ये जल्दी याद नहीं होता
कोई बात नहीं बेटा, अब याद तो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जल्दी याद नहीं होता, ठीक है, उसमें आप लगे रहो कंटिन्यू, तो वो याद हो जाएगा। कॉपी कर लिए? स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लेते हो। क्या है ना, ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते ये आदत हो गया है, जब भी ऑफलाइन क्लास चलती है तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि चलो इसे कॉपी करो। पर ऑनलाइन में एक फ़ायदा है कि हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए या वीडियो तो है ही हमारे पास, दोबारा एक बार पीछे जाएंगे और देख सकते हैं। चलो ठीक है। हाँ, तो अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसका उपयोग कैसे करेंगे बेटा। इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो ये बताओ कि अभी आपका जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है m इंटू जेड एन नॉट ए क्यूब। तो अगर आपको प्रश्न में दिया है कि a का मान पिकोमीटर में है, अगर a का मान पिकोमीटर में है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो फिर आपको a के साथ 10 टू द पावर -10 गुणा करना पड़ेगा। a के साथ 10 टू द पावर आपको अगर a का मान पिकोमीटर में दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a के साथ गुणा करना पड़ेगा 10 टू द पावर -10। तो आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसको आपको क्यूब करना है ना, आप a क्यूब लिखे हो, इधर देखो यहाँ a क्यूब लिखा हुआ है, तो a क्यूब अगर जब करोगे तो आपका सूत्र ऐसा हो जाएगा m इंटू जेड एन नॉट, मैंने क्या बोला, a के साथ आपको क्या गुणा करना पड़ेगा बेटा, 10 टू द पावर -10। तो इसको जब क्यूब करोगे तब फिर इसका जो आंसर है वो ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a क्यूब 10 टू द पावर -30। अब आपका आंसर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो अब आपको यहां पर डेंसिटी का ये फॉर्मूला थ्रू आउट यूज करना है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में a का मान पिकोमीटर में दिया रहेगा तो आपको बेटा a के साथ 10 टू द पावर -30 मल्टीप्लाई करना होगा। 10 के पावर में -30 मल्टीप्लाई करना। तो प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको 1-2 प्रश्न बना के दिखाता हूं, ठीक है। कॉपी करो। ओके, तो अब चलो एक काम करते हैं बेटा, मैं ना आप लोगों को कुछ उदाहरण देके बताता हूं और अगले क्लास में उसका हम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहां देखो, मान लीजिए मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाता हूं, कैसे प्रश्न आएगा बेटा इसका। जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया कि एक, ध्यान सुनेंगे, एक ठोस है, गौर सुनेंगे बेटा, एक ठोस है जो है सिल्वर यानी कि Ag, सिल्वर यानी कि Ag, और किसी ने बताया कि सिल्वर जो है वो BCC तरीके से क्रिस्टलाइज है, यानी कि क्या, अंतः केंद्रीय तरीके से क्रिस्टलाइज है। और बताया गया कि सिल्वर के ठोस के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु की दूरी है, यानी कि एज जो है वो 200 पिकोमीटर है, 200 पिकोमीटर। तो चलिए सिल्वर का घनत्व यानी कि डेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। डेंसिटी आपको पता करना है, तो बेटा कैसे करेंगे, एक एग्जांपल में दिखाता हूं। क्या करोगे जी, डेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला क्या था, m इंटू जेड एन नॉट इंटू ए क्यूब। तो बेटा अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, तो जल्दी बताइए फिर। हाँ, m सिल्वर का, अच्छा सिल्वर का अणु भार जानते हैं बेटा कितना होता है, सिल्वर का अणु भार कितना होता है, सिल्वर का अणु भार होता है 108 ग्राम प्रति मोल, 108 ग्राम। तो बेटा बस फिर क्या है, m का मान, m मतलब अणु भार कितना लेंगे, 108 ग्राम। z का मान, BCC लिखा है तो ये आपको याद होगा, BCC के लिए z का मान क्या होता है 2, FCC के लिए 4,
Z का वैल्यू FCC के लिए 4 और BCC के लिए 2 होता है। N नॉट का वैल्यू क्या लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और A का मान कितना दिया है बेटा 200, तो 200 का हम यहां क्यूब कर देंगे, बाकी 10 के पावर में -32 लिखेंगे और जो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आएगा। तो इस तरह से आपको घनत्व का न्यूमेरिकल बनाना है। बताइए क्या मुझे दोबारा किसी के लिए रिपीट करना है बेटा? ये मैंने कैसे किया देख लो। ठीक, हाँ बेटा, इसको ग्राम प्रति सीसी भी लिखते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को ना सीसी भी लिखा रहता है, किसी किसी बुक में सीसी भी लिखा रहता है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर क्यूब, सीसी भी लिखा रहता है। चलो एक काम करते हैं, एक प्रश्न और आपको देता हूं, ये मुझे आप बना के दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। एक प्रश्न मैं बस आपको दे रहा हूं, ये आप मुझे बना के दिखाना, ठीक है? मान लीजिए, ध्यान सुनेंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक ठोस है, गौर सुनेंगे बेटा। मान लीजिए आपके पास एक ठोस है, एक सॉलिड है, और वो सॉलिड है पोटेशियम, और किसी ने बताया कि पोटेशियम जो है वो FCC क्रिस्टलाइज है, और पोटेशियम का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है बेटा 39 ग्राम प्रति मोल। अब आपको बताना है कि अगर पोटेशियम में एज लेंथ अगर 100 पिकोमीटर हुआ तो डेंसिटी का मान कितना होगा? चलिए आप मुझे हल करके बताइए। बताइए, पोटेशियम है ना, यहां पर पोटेशियम का एग्जांपल है। बताइए, अमित क्लास किस टाइम पे चलता है? चलो एक बार और लिख देता हूं बेटा, मेरा क्लास सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को 5 बजे चलता है। 1 घंटे की क्लास होती है, और आने वाले समय में हम 1.5 घंटे की क्लास लेंगे। आने वाले समय में इस चैप्टर के बाद जो नया चैप्टर होगा वो 1.5 घंटे की होगी। किसी ने इसको हल किया बेटा? किसी ने हल करने की कोशिश की? तो एक बार बस मैं सूत्र में लगा देता हूं, आप लोग कंफर्म करना कि आप लोगों ने भी वैसा ही किया है कि नहीं। ठीक है, एक बार सूत्र में इसको मैं लगा देता हूं और कंफर्म करना आप लोग भी ऐसे किए हो क्या। डेंसिटी निकालना था, m का मान 39, z का मान FCC लिखा है मतलब 4, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और a का मान कितना है बेटा 100 का हम यहां पर क्यूब करेंगे, साथ में 10⁻30 लिखेंगे और आंसर आएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। बस इतना बता दो, क्या ऐसे किए हो? बस ये कंफर्म कर दो, ऐसे किए हो क्या? ठीक, चलिए, तो आज हम लोगों ने जो इकाई सेल होता है उसके घनत्व के बारे में बात किया। याद रखिए, हम अभी ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, और हर बार हम इसी बारे में बात करते हैं कि जो ठोस है वो बाकी के जो अवस्थाएं होती हैं जैसे कि गैस और द्रव, उसके मुकाबले ठोस अलग क्यों है, उसमें क्या अलग होता है। तो अभी तो आपने ये जाना है कि जो ठोस होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं उनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, उनमें कई तरह के इकाई सेल पाए जाते हैं। पर अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि आखिर जो ठोस होते हैं उनके अंदर जो परमाणु होते हैं
वो किस तरह से व्यवस्थित रहते होंगे, कैसे उनका पैकिंग होता होगा। मैंने कहा पैकिंग। तो अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी भी ठोस में जो परमाणु होते हैं उनका पैकिंग कैसा होता है, कि वो इतने इतने हार्ड हो जाते हैं। जो ठोस होते हैं वो इतने हार्ड क्यों हो जाते हैं, तो उनके अंदर पैकिंग की व्यवस्था आपको समझनी होगी। चलिए तो आज क्लास भी तय करते हैं बेटा। अगले क्लास में हम जो परमाणु होते हैं उनके पैकिंग के बारे में बात करेंगे, संकुलन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर आज क्लास भी तय करते हैं बेटा, पढ़ते रहिए।